नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम मारबर्ग वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। हाल ही में तंजानिया नाम का एक देश है जहां पे इस वायरस की वजह से आउटब्रेक जो है उसे घोषित कर दिया गया है और हमारा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसके लिए काफी चिंतित है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि मारबर्ग वायरस है क्या, ये क्यों इतना खतरनाक है, WHO ने इसके ऊपर क्या कंसर्न जताए हैं। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कहाँ पर है। कि यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सारों के हेडक्वार्टर्स को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब क्योंकि इसकी आउटब्रेक तंजानिया में देखी गई है तो तंजानिया से रिलेटेड भी जितने फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वर्ल्ड जीके के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि तंजानिया के अलावा और कौन कौन से देश हैं जहां पर मारबर्ग वायरस की आउटब्रेक पहले आ चुकी है और सबसे पहले कहां पे आइडेंटिफाई किया गया, कहां पे डिटेक्ट किया गया, हम उसे भी देखेंगे। तो ये होलिस्टिकली हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अभी पिछले कुछ समय से काफी बीमारियां जो है वो खबरों में है। कोविड का एक नया वेरिएंट आया है XBB.1.1 से, फिर आपके पास H3N2 इन्फ्लुएंजा काफी खबरों में है, इससे काफी लोग बीमार हो रहे हैं। कुछ समय पहले नोटिफाइड डिजीजेस खबरों में थी, हमने उसे भी कवर किया है। मैड काउ डिजीज खबरों में थी, हमने उसे भी कवर किया है। तो इन सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। कोविड-19 को मैंने विस्तार से कवर किया है एक अलग वीडियो में, मैंने उससे रिलेटेड सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हैं उन्हें कवर किया है। तो इन सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं, इन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए साइंस, वहां पर भी आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए, अभी हाल ही में तंजानिया नाम का एक अफ्रीकन देश है जिसने मारबर्ग वायरस की फर्स्ट एवर आउटब्रेक को कंफर्म किया है। कुछ ऐसा दिखता है मारबर्ग वायरस जब हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। ये है तंजानिया। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक बिल्ली है और बिल्ली नीचे की तरफ देख रही है। ये देखिए, ये बिल्ली की गर्दन आ गई, फिर उसके बाद ये इसका मुंह आ गया, ये नाक आ गया और ये मान लो यहाँ पर आंखें हैं और ये इसके कान आ गए। तो इसको देख के ऐसे लग रहा है कि एक बिल्ली जैसी है जो नीचे की तरफ देख रही है। तो ऐसे आपने इसका जो मैप है उसको ध्यान में देखना है। बाकी हम अफ्रीका के मैप में भी इसे देखेंगे कि ये कैसा दिखता है जब हम तंजानिया को कवर करेंगे। तो ये है तंजानिया जिसने अपने देश में पहली मारबर्ग वायरस की आउटब्रेक जो है उसे कंफर्म किया है। अभी जो मारबर्ग वायरस है यह बहुत ही कंटेजियस है। कंटेजियस का मतलब होता है कि बहुत जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है और ये काफी डेडली वायरस है। ये डेडली वायरस है जो वायरल हेमोरेजिक फीवर जो है उसे कॉज करता है। अब ये वायरल हेमोरेजिक फीवर क्या होता है, देखिए ये कंडीशन है that affect many organ systems of the body, damages the overall cardiovascular system and reduces the body's ability to function on its own। तो ये एक ऐसी कंडीशन है वायरल हेमोरेजिक फीवर जहां पे बॉडी के बहुत ज्यादा ऑर्गन सिस्टम, अब आप जानते हैं जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम, तो बहुत ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम जो है उन्हें अफेक्ट करता है। ये ओवरऑल जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है उसे अफेक्ट करता है और ये बॉडी की एबिलिटी जो है अपने खुद अपना फंक्शन परफॉर्म करने की उसे भी रिड्यूस करता है। तो ये एक कंडीशन है जिसे हम वायरल हेमोरेजिक फीवर बोलते हैं और ये इसलिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि इससे वायरल हेमोरेजिक फीवर जो है वो होता है। तंजानिया में अभी MVD, आगे देखेंगे क्या है ये, इसके 8 केसेस कंफर्म हुए हैं। तो उसके बाद फिर इन्होंने इसे आउटब्रेक घोषित कर दिया। देखिए, मारबर्ग वायरस जो है ये पॉजिटिव एजेंट है MVD का। MVD की फुल फॉर्म है मारबर्ग वायरस डिजीज। तो मारबर्ग वायरस से जो बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं मारबर्ग वायरस डिजीज। मारबर्ग वायरस पॉजिटिव एजेंट है MVD का, यानी मारबर्ग वायरस डिजीज का। ये डिजीज काफी फैटल है, यानी कि बहुत ही ज्यादा, फैटल का मतलब होता है कि मृत्यु हो सकती है। तो ये बहुत ही फैटल है, यानी इसमें अगर ये बीमारी होती है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मृत्यु हो जाएगी। कितने चांसेस होते हैं? 88%। इसका जो केस फैटेलिटी रेशियो है वो 88% है, यानी कि 100 बंदे को अगर ये वायरस पहुंच गया और इसकी वजह से अगर मारबर्ग वायरस डिजीज MVD होती है तो उसमें से 88 जो है वो मरेगा ही मरेगा। इतना ज्यादा फैटेलिटी रेशियो जो है वो इसका है। हालांकि अगर पेशेंट की अच्छे से केयर की जाए तो ये जो परसेंटेज है 88%, इसे कम भी किया जा सकता है। अब देखिए, मारबर्ग वायरस और इबोला वायरस, आपने इबोला वायरस के बारे में सुना होगा। कुछ समय पहले कोंगो नाम का एक देश था जहां पे आउटब्रेक इबोला की देखने को मिली, लेकिन उसके बाद उन्होंने इबोला की जो आउटब्रेक थी उसको कंट्रोल कर लिया था। हमने इस टॉपिक को भी अलग से कवर किया है जहां पे मैंने इबोला से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करवाया था और हमने इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट MCQs भी देखे थे। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारी साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहां
पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अब देखिए, मार्बर्ग वायरस और इबोला वायरस ये दोनों वायरस की एक ही सेम फैमिली से आते हैं, जिसका नाम है फिलोविरिडे फैमिली, और ये क्लिनिकली भी सिमिलर हैं। तो मार्बर्ग वायरस और इबोला वायरस ये दोनों डिजीजेस क्लिनिकली सिमिलर हैं और फिलोविरिडे फैमिली से ये दोनों बिलोंग करती हैं। अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यतः जो एमवीडी इन्फेक्शन है या जो मार्बर्ग डिजीज है वो होता कहां से है? जब आप प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर करते हो माइंस या केव्स का। ऐसी कोई माइन या ऐसी कोई केव जो इनहेबिटेड है बाय रोजेटस बैट कॉलोनीज, तो ये बीमारी जो है ना ये बैट से होती है। पहले बात चल रही थी कि कोविड जो है वो भी बैट से हो रहा है, उसके बाद कुछ और एनिमल्स के ऊपर भी बात बोली गई। कोरोना वायरस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको एक बार जरूर देखिएगा। वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 2-3 साल हो गए लगातार कोविड खबरों में बना ही हुआ है, और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कोविड के केसेज एक बार पुनः बढ़ने लग पड़े हैं। तो कृपया अपना बहुत ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें और बाहर खाना खुना ना खाएं। और अगर तुम प्रिपरेशन करते हो तो कोशिश करें कि बाहर अननेसेसरी ना निकलें, क्योंकि अभी केस हमारे भारत में फिर से बढ़ने लग पड़े हैं। तो अब दोबारा यहाँ पर आते हैं मार्बर्ग वायरस के। ये जो मार्बर्ग वायरस है इसकी ट्रांसमिशन कहाँ से होती है? रोजेटस बैट कॉलोनीज से। तो अगर ऐसी कोई माइन या केव है जहाँ पे ये वाली जो रोजेटस बैट कॉलोनीज हैं ये रहती हैं, तो यहाँ पे अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो यानी काफ़ी समय तक अगर आप यहाँ पे रहें तो हाई चांसेस हैं कि ये बीमारी वहाँ से आपको हो जाएगी। अब ये जो मार्बर्ग वायरस है ये पर्सन टू पर्सन भी इसकी ट्रांसमिशन होती है। अब ये वाला जो व्यक्ति है देखो इसमें मार्बर्ग वायरस है, ये जो है ये मार्बर्ग वायरस है, मतलब बीमार बंदा है, और ये जो है ये बेचारा अभी तक बीमार नहीं है, ये स्वस्थ बंदा है। तो इस व्यक्ति से इस व्यक्ति तक भी ये बीमारी हो सकती है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ये काफ़ी कंटेजियस है। लेकिन ये ट्रांसमिशन होगी कैसे? पहले आता है डायरेक्ट कंटैक्ट। डायरेक्ट कंटैक्ट में ब्लड हो गया, इसका ब्लड जो है वो किसी तरीके से यहाँ चला गया या इसके ब्लड के ये कंटैक्ट में आ गया। फिर आता है सीक्रेशंस, इसकी कोई भी सीक्रेशन है जैसे थूक है ना, फिर नाक से कई बार कुछ निकलता है, इस प्रकार की चीज़ें हैं, और वो सीक्रेशन के ये कॉन्टैक्ट में आ गया तो भी इसमें वो वायरस जो है वो आ जाएगा और बीमारी हो जाएगी। उसके अलावा इन्फेक्टेड बंदे का कोई भी अगर मान लो ऑर्गन है, ऑर्गन यहाँ पे ट्रांसप्लांट हो गया या फिर कोई बॉडी फ्लूइड यहाँ से ट्रांसप्लांट हो गया या कुछ भी है, और इस प्रकार से अगर ये इसके कंटेक्ट में आ जाता है तो फिर ये बीमारी जो है ये स्वस्थ बंदे को भी पहुंच जाएगी। तो ये हो गया डायरेक्ट कंटेक्ट। फिर आता है सरफेसेस और मटेरियल्स। तो अब ऐसी कोई बेडिंग या फिर ऐसी कोई क्लोथिंग जो कंटेमिनेटेड है इस बीमार बंदे के फ्लूइड से, जैसे मान लो कि ये एक बिस्तर पे सोया हुआ है, अब ये जाके उस बिस्तर पे सो गया, तो उस बिस्तर पे हो सकता है उसका थूक गिरा हो, है ना, छींक छूक मार के गिरी हो या कुछ भी हो, तो फिर उससे इसमें बीमारी आ जाएगी। क्लोथिंग है, इस बंदे ने कपड़े पहने हुए हैं, वो कपड़े बाद में ये बंदा पहन लेता है बिना धो के, तो फिर उससे भी ये बीमारी हो सकती है। तो डायरेक्ट कंटेक्ट और सरफेस और मटेरियल्स यहाँ से ये पर्सन से पर्सन में ट्रांसमिट होती है। डायरेक्ट कंटेक्ट में मैंने बताया ब्लड, सीक्रेशन और इन्फेक्टेड बंदे का कोई बॉडी फ्लूइड है या ऑर्गन है, और सर्विस और मटेरियल में मैंने बताया बेडिंग, क्लोथिंग जो कि कंटामिनेटेड है, ये जो बीमार बंदा है इसके फ्लूइड से। हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्ट होने से इस बीमारी से, क्योंकि अगर मान लो कोई पेशेंट है जिसमें या तो कंफर्मेशन है कि इसमें एमवीडी डिजीज़ है या फिर सस्पेक्टेड है कि उस पर शक है कि पता नहीं है कि नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है जिस प्रकार के वो सिम्टम दिखा रहा है, जो कि हम आगे देखेंगे कि सिम्टम इसमें होते क्या क्या हैं। तो अब जो एमवीडी पेशेंट है चाहे वो सस्पेक्टेड हो या कंफर्म्ड हो, उसको ट्रीट करते करते जो डॉक्टर है वो कई बार इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो डॉक्टर जो है उनको अपना ज़्यादा ख्याल यहाँ पे रखने की ज़रूरत है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड इस वायरस का कितना होता है, इससे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। तो सबसे पहले देखो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। सबसे पहले जब इन्फेक्शन हुई, इन्फेक्शन से लेके जो पहला ऑनसेट है सिम्टम का, यानी कि आपको एक बीमारी हुई, आपको एक इन्फेक्शन हुई, कुछ समय के बाद जैसे वायरस है, वायरस आपकी बॉडी में एंटर करेगा, फिर वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ज़्यादा कॉलोनीज बनाएगा। फिर जब उसकी ज़्यादा कॉलोनीज बन जाएंगे उसके बाद वो सिम्टम जो है उसके वो दिखाने लगेगा। तो इन्फेक्शन से लेके सिम्टम्स तक के बीच का जो समय होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। एक बार फिर देखो, इन्फेक्शन हुई, इन्फेक्शन से लेके ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, ऑनसेट मतलब जब सिम्टम दिखने लगेंगे, तो जब दिखने लगेंगे सिम्टम, उन दोनों के बीच का जो समय होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो अब ये जो मार्बर्ग वायरस है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, तो 2 से 21 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब ये जो इलनेस है मार्बर्ग वायरस से, ये बिगिन
एब्रप्टली, यानी एब्रप्टली का मतलब होता है बहुत जल्दी। तो बहुत जल्दी इसकी जो इलनेस है, बीमारी है, इस वायरस की वजह से वो बढ़ जाती है। इसमें आपको हाई फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार आने लगता है, सीवर हेडेक, सर में दर्द बड़ी ज़्यादा होने लगती है, सीवर मलाइस। मलाइस क्या होता है, देखिए मलाइस का मतलब होता है बेचैनी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है बिना मतलब के, मतलब ऐसी कोई डर नहीं है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, कोई सीन नहीं है, मज़े से अपने कमरे में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, और फिर बिना मतलब की बेचैनी हो जा रही है। तो ये होता है मिलाइस। तो ये भी मारबर्ग वायरस में होता है। फिर मसल एक्स होते हैं, मसल में दर्द होने लगती है, फिर शरीर में दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे इसके कॉमन फीचर्स हैं, हाई फीवर, सीवर हेडेक, सीवर मेलाइस यानी कि बेचैनी, फिर एक मसल एक हो जाती है, पेन्स, पूरे शरीर में दर्दें शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा सीवर वाटरी डायरिया, फिर एब्डोमिनल पेन, है ना, पेट में दर्द शुरू हो जाएगी, क्रैम्पिंग वगैरह, है ना, आपको पता ही है क्रैम्पिंग का क्या मतलब होता है। फिर नौजिया हो जाता है, वोमिटिंग, ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं इस बीमारी के तीसरे दिन आने लगते हैं। तो सीवर वाटरी डायरिया, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग, नौजिया, वोमिटिंग, ये कौन से दिन में देखने को मिलेंगे, थर्ड डे में देखने को मिलेंगे। अब कुछ जो फैटल केसेस होते हैं, यानी जहाँ पे मतलब केयर नहीं की गई पेशेंट की और फिर अब पता है कि जी मर सकता है, तो वहाँ पे जो डेथ है वो 8 से 9 दिन आफ्टर सिम्टम्स का ऑनसेट, जैसे ही सिम्टम्स आए उस सिम्टम्स के आने के बाद 8 से 9 दिन में भी इसकी मृत्यु हो सकती है। प्रिसीडेड बाय, यानी वहाँ पे जब डेथ होगी तो उससे पहले काफ़ी ब्लड लॉस होगा, शॉक वगैरह लगेंगे उस व्यक्ति को। तो ऐसा कुछ चीज़ें जो है वो इसमें होती हैं। देखिए जो मार्बर्ग वायरस डिजीज़ है इसको सबसे पहले 1967 में डिटेक्ट किया गया था, जब साइमल्टेनियस आउटब्रेक, साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, तो जब दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक साथ आउटब्रेक देखने को मिली, एक था मार्बर्ग और एक था फ्रैंकफर्ट, और ये दोनों कहाँ पे हैं, जर्मनी में। तो जर्मनी में दो जगहें हैं, मार्बर्ग और फ्रैंकफर्ट, यहाँ पे साइमल्टेनियस एक साथ आउटब्रेक जो है वो 1967 में देखने को मिली, और वहाँ से मार्बर्ग वायरस डिजीज जो है वो सबसे पहले डिटेक्ट हुई। इसके बाद इसकी आउटब्रेक जो है वो बाकी दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिली, जैसे कि अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, साउथ अफ्रीका और युगांडा। 2008 में 2 इंडिपेंडेंट केसेस हमें देखने को मिले, जब 2 ट्रैवलर्स इंडिपेंडेंटली एक केव में विजिट कर आए युगांडा की, जहाँ पे रोजेटस बैट कॉलोनीज इनहेबिटेड थी, यानी जहाँ पे ये जो बैट कॉलोनीज हमने पहले देखी ये रहा करती थी। उस केव से 2 ट्रैवलर जब वापस आए तो वहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट केसेस जो हैं 2008 में वो भी देखने को मिले। फिर फरवरी 2023 में इक्वेटोरियल गिनी नाम के देश में इस बीमारी की आउटब्रेक देखने को मिली, और 2022 में घाना में भी एक बार इसकी आउटब्रेक आ चुकी है। अगर हम इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो सबसे पहले बात तो ये है कि इसके लिए कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन अवेलेबल नहीं है अभी तक। तो जब हम प्रिवेंशन और कंट्रोल मेजर्स की बात करते हैं तो इसमें जो स्टैंडर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस हैं उन्हें ही इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि वियरिंग ग्लव्स, जैसे कि किसी पेशेंट जो है उसको अगर आप ट्रीट कर रहे हो, ये डॉक्टर्स के लिए है, तो फिर ग्लव्स वगैरह पहने। फिर जितने भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हैं, जैसे कि आप कई बार डॉक्टर्स के पास देखते हो ना, जैसे चिमटे होते हैं, कैंचियाँ गुंचियाँ जो होती हैं, तो इस प्रकार के जितने भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स डॉक्टर यूज़ करते हैं उन्हें अच्छे से स्टेरिलाइज किया जाए, ताकि उससे डॉक्टर या बाकी जितने हेल्थ वर्कर्स हैं जैसे कि नर्सें वगैरह, उन्हें भी उससे बीमारी ना हो। अगर स्टेरिलाइज ढंग से किया होगा तो बीमारी नहीं होगी। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बार आपने जो MVD से इन्फेक्टेड पेशेंट है उसके साथ कुछ मेडिकल इक्विपमेंट उसके लिए यूज़ किए, और फिर उसके बाद उसे आपने किसी जो हेल्दी बंदा है या जो बेचारा कोई खांसी जुकाम की दवाई लेने के लिए आया हुआ है उसके साथ भी आपने उसमें जोड़ दिए। तो इससे क्या होगा, जो स्वस्थ बंदा है, जो बेचारा ऐसे खांसी जुकाम की दवाई लेने के लिए आया था, उसके अंदर भी तुमने MVD वायरस जो है वो डाल दिया। तो इसलिए ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले ग्लव्स पहनना, और दूसरा कि जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट है उन्हें स्टेरिलाइज करना। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। हेल्थ केयर वर्कर्स जो है उन्हें अच्छे से ट्रेन करना जरूरी है प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर्स के लिए, ताकि इस प्रकार के जो ट्रांसमिशन है उसे प्रिवेंट किया जा सके। इसके साथ साथ जो बरियल सेरेमनीज होती हैं, यानी अब जैसे मान लो कि एक MVD से बीमार व्यक्ति है और उसकी डेथ होगी, अब उसकी डेथ जब हो जाएगी तो उसकी जो डिसीज्ड बॉडी है, उसकी जो डेड बॉडी है, उसके साथ भी डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर कोई बंदा आता है तो उसमें भी वो MVD वायरस जो है, मार्बर्ग वायरस जो है वो जा सकता है। तो इसलिए बरियल सेरेमनीज में भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। अब ये जो रिसेंटली आउटब्रेक है ये कहाँ देखी गई है, ये तंजानिया में देखी गई है। तो अब इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके वर्ल्ड जी के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हैं उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए ये है अफ्रीका, ये पूरा का पूरा क्या है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये है
तंजानिया। तंजानिया को हम ऑफिशियली यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया कहते हैं। इसकी कैपिटल सिटी की बात करें तो दार से सलाम ये इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, डोडोमा ये इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। देखिए तंजानिया जो है ये 2 प्रोविंसेस से मिलकर बना है, एक है तंगानिका और एक है ज़ांज़ीबार। तंगानिका और ज़ांज़ीबार इन दोनों के ऊपर यूनाइटेड किंगडम राज किया करता था। अब इसके पीछे भी एक बहुत सी स्टोरी है। पहले और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो आई और यहाँ पे अपने कॉलोनीज बनाई, फिर वर्ल्ड वार 2 हुआ, उसके बाद ये सारे के सारे जो राइट थे यूनाइटेड किंगडम के पास चले गए। लेकिन हमें इतना इन डेप्थ हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तंजानिया के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम तो भारतीय एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। वर्ल्ड जीके के पर्सपेक्टिव से ये सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि तंजानिया एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है, उसकी कैपिटल दार से सलाम और डोडोमा है, उसकी करेंसी हम आगे देखेंगे। यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया इसको ऑफिशियली बोला जाता है। 2 प्रोविंसेस से मिलकर बना है, तंगानिका और ज़ांज़ीबार, दोनों के ऊपर पहले यूनाइटेड किंगडम का राज हुआ करता था। 1961 में तंगानिका जो है वो आज़ाद हुआ, 1963 में ज़ांज़ीबार आज़ाद हुआ, फिर 1964 में ये दोनों जो प्रोविंस थे ये मिल गए और इन्होंने तंजानिया नाम का देश बना लिया। काफ़ी समय तक इस देश में 1 पार्टी रूल यानी एक ही पार्टी का रूल रहा। जैसे भारत में बोला जाता है कि बहुत समय तक कांग्रेस का रूल रहा, तो वैसे ही इस देश में भी 1 पार्टी रूल ही था। लेकिन 1995 में ये 1 पार्टी रूल खत्म हुआ और सबसे पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है वो यहाँ पे देखने को मिला। ये इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट पार्टनर है, या यूँ कहिए कि इंडिया इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट पार्टनर है। पूरी दुनिया में जितने भी अपना सामान, जितना भी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है उसका 21.4% इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। एक ये भी कारण है कि हमें इस देश के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट पार्टनर है और इंडिया भी इसका काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट पार्टनर है। अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो तंजानियन शिलिंग TZS ये इसकी करेंसी है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे स्वाहिली और इंग्लिश है। समैया सुलूहू हसन ये इस समय यहाँ की प्रेसिडेंट है। ध्यान रखिएगा ये तंजानिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है, इस समय भी ये प्रेसिडेंट हैं और ये प्रेसिडेंट 2022 में चुन कर आई थी। तो 2022 में क्योंकि ये प्रेसिडेंट बनी हैं तो इसलिए ये करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से भी आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि बताइए तंजानिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो समैया सुलूहू हसन इनकी पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। तंजानिया होम है माउंट किलिमंजारो का, जो कि टॉलेस्ट माउंटेन माना जाता है अफ्रीका में, जिसकी जो हाइट है वो 19,340 फीट यानी 5,895 मीटर्स है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये तंजानिया में पाया जाता है। तंजानिया जो है यहाँ पे लार्जेस्ट एनिमल पॉपुलेशन डेंसिटी है पूरी की पूरी दुनिया में। एनिमल पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि पर स्क्वायर माइल की जो लैंड है उसमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स पूरी दुनिया में अगर देखे जाएं तो कहाँ पाए जाएंगे, तंजानिया में पाए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा पूरी दुनिया में लार्जेस्ट एनिमल पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पाई जाती है, तंजानिया में पाई जाती है। तो ये था लेक्चर का एनालिसिस, जहाँ पे हमने देखा मार्बर्ग वायरस होता क्या है, क्यों ये इतना डेडली है, कैसे इसको बचा जा सकता है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, सबसे पहले इसको कहाँ देखा गया। फिर हमने देखा कि हाल ही में इसकी जो आउटब्रेक है वो तंजानिया में हुई। तो तंजानिया से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, माउंट किलिमंजारो है, लार्जेस्ट एनिमल पॉपुलेशन डेंसिटी है, बाकी भी जितनी चीज़ें हैं वो सारी हमने कवर करी। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या ही करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपको कोई कमी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जीके करंट अफेयर की ऐसी वीडियोस देखने के लिए समझदारी अपनाइए, हमारा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।